नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। जल्दी आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक बार बता दीजिए, मैं आपको विजिबल हूँ? मुझे लग रहा है मैं आपको विजिबल भी हूँ, और मेरा ऑडियो भी आप तक क्लियर तरीके से पहुंच रहा है। एक बार मैं भी बस लॉगिन कर लूँ। हालांकि मैंने देख लिया है कि यस, मैं विजिबल हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, किस तरीके से इसकी हम तैयारी करें जिससे हम सिंगल अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सके, ये आज के सेशन में हम डिटेल्ड में जानेंगे। क्या है AFM का हम्म कंप्लीट सिलेबस, क्या हमारी बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है, ये सब कुछ हम अपने सेशन में आज जानेंगे। बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको एक एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमें AFM की तैयारी कैसे करना है। अभी आप जानते हैं मई में एग्जाम हुआ है JIB का, उस एग्जाम की भी चर्चा करेंगे कि क्या इस बार के एग्जाम में मेन पॉइंट्स रहे, क्या क्या हमसे पूछा गया, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें नवंबर 2026 के लिए तैयारी करनी है। और AFM कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको बहुत आसान तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले समझते हैं क्या है इसका सिलेबस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर है अंडरस्टैंड AFM एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, MCQ स्टाइल में। हम्म ठीक है, नहीं చెప్పవు తప్పదు కదా ఏ आप పని लोग प्लीज अपना जो माइक है वो म्यूट कर लीजिएगा। రాత్రి పొద్దున जी हाँ, यस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ये MCQs है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है पूरा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इस बार भी सबसे अच्छी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं आपको जो आपको आते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा कि गेस कर रहे हैं तो कैसे करें, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, ये भी पैटर्न है। लगभग 7 8 10 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, आपको अपने आप आंसर देना होगा। तो होता है, इसको कहा MCQ टाइप ही जाता है, लेकिन हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। इस बार के एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक क्या होता था AFM के लिए आपको एग्जाम के समय पर टाइम नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात है। आप ये नवंबर 2026 का एक बार शेड्यूल देख लीजिए। जो भी लोग JIB का एग्जाम नवंबर 2026 में देने जा रहे हैं, आप शेड्यूल देखिएगा अपना। 1 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यस, 1 नवंबर से आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेपर स्टार्ट है। 1 नवंबर को आपका पहला पेपर है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद दूसरा पेपर आप देखिए कितनी दूर है, 22 नवंबर 2026, 22 नवंबर, यानी कि बीच में 21 दिन का समय आपको मिल रहा है। किसकी तैयारी के लिए? PPB। तो इसमें सिर्फ PPB की तैयारी नहीं करना है आपको, PPB की भी तैयारी करना है, और RBWM के लिए। क्योंकि RBWM के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, सिर्फ 1 दिन का गैप है। लेकिन ये जो AFM में अभी तक क्या होता था, सिर्फ 1 दिन का गैप मिलता था। नॉर्मली ये दोनों पेपर एक साथ रहते थे,
मान लीजिए 22 को अगर पीपीबी का हो रहा है तो 23 तारीख को एएफएम का पेपर होता था, लेकिन इस बार एक हफ्ते का समय मिल रहा है एग्जामिनेशन के टाइम पर। और एग्जामिनेशन के टाइम पर एक हफ्ते का समय बहुत होता है रिवीजन करने के लिए, चीजों को जानने और समझने के लिए। मैराथन क्लासेस भी उस समय होंगी जिनको आप बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकेंगे और अपना रिवीजन कर सकेंगे। हाँ, इन दोनों के बीच में जो एक दिन का गैप है, इसकी तैयारी आप रिवीजन यहां पर कर सकते हैं। जो 21 दिन का गैप है ना, इस गैप में आप रिवीजन बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये इस बार बहुत अच्छी बात है। तो भाई एएफएम में समय मिल रहा है तो इस बार एएफएम हर व्यक्ति का क्लियर होना चाहिए। अब सिलेबस समझते हैं यहां पर। ठीक है, बेसिकली आपका जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है ये 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, ABCD। पहला जो मॉड्यूल है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। दूसरा यहां पर जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कोर बैंकिंग सिस्टम्स। तीसरा यहां पर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और चौथा यहां पर है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। ये 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड आपका सिलेबस है। अब मैं मॉड्यूल वाइज भी आपको यूनिट बता देता हूं कि हर एक मॉड्यूल में कितनी यूनिट है और किस तरीके से आपको यहां पर कवर करना है, समझिएगा। देखिए, पहला मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा, मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में कुल यहां पर 11 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 की बात करें तो ये डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, पहला ये जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक एएफएम का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। AS1, AS2, AS3, AS4, इस तरीके से 29 स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एएस कई प्रकार के हैं। एक एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको ICAI ने डेवलप किया है। एक इंड एएस है, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो IFRS पर बेस्ड है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डेवलप किया है। तो बेसिकली यहां पर सभी प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट आप देखते हो बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर आता है। ठीक है, तीसरा यहां पर है मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स। चौथी यूनिट यहां पर आती है BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यूनिट 5 यहां पर है ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। यूनिट 6 की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन इन इट्स अकाउंटिंग की बात आती है। यूनिट 7 की बात करेंगे तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। यूनिट 8 की बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज। यूनिट 9 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। यूनिट 10 की बात करते हैं तो बैक ऑफिस फंक्शंस, हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स। और यूनिट 11 आता है बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इनको डिटेल्ड में आपको कराऊंगा, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से। बस आप सब लोग यूट्यूब पर अच्छे से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। एफएम में कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो मॉड्यूल ए डिवाइडेड इन 11 यूनिट्स। मॉड्यूल ए के बाद मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स। यूनिट 12 से स्टार्ट है। यूनिट 12 आ जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करी जाती है। और इससे भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या आएगा, लायबिलिटी साइड क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, ठीक है, डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आम बात है, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देन यूनिट 14 आता है कंपनी अकाउंट्स 1। यूनिट 15 आता है कंपनी अकाउंट्स 2, क्योंकि बैंक भी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही कवर होते हैं, तो कंपनी अकाउंट्स भी यहां पर आपको जानना होगा। फिर आती है बात कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। हालांकि मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि इस बार जो एग्जाम मई 2026 में कंडक्ट हुआ है उसमें क्या प्रपोर्शन रहा है थ्योरी और न्यूमेरिकल का। बस आप जुड़े रहिए, बस पहले अपने सिलेबस को समझ लीजिए, क्या हमारा सिलेबस है और कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है, हम क्या कवर करने वाले हैं। देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यूनिट नंबर 17। फिर यूनिट नंबर 18 की बात आती है कोर बैंकिंग सिस्टम्स एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट।
तो कुल मिलाकर के यूनिट 12 से लेकर के यूनिट 18 ये आपका मॉड्यूल बी कवर होता है, ठीक है। और फिर बात आती है मॉड्यूल सी की। मॉड्यूल सी ज्यादातर जो है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आधारित है। मॉड्यूल ए और बी में ये न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन मॉड्यूल सी लगभग आपका न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, और यहाँ के न्यूमेरिकल काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये यूनिट नंबर 19 तो थ्योरेटिकल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद आप देखोगे सारे के सारे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। यूनिट 20 रेशियो एनालिसिस, सभी प्रकार के रेशियोज के बारे में यहाँ पर आपको जानना होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 21 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, नाम ही देख लीजिएगा क्या आ गया, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन्युटीज कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं, ये सब आपको जानना सीखना होगा। देन यूनिट 22 भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, जहां पर यील्ड टू मैच्योरिटी का कैलकुलेशन आपको जानना होगा, किस तरीके से वाईटीएम काम करता है। देन यूनिट नंबर 23 जो कि फॉरेक्स अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, फॉरवर्ड रेट्स को निकालना हो गया, क्रॉस रेट्स को निकालना हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस आम बात है। यहाँ पर कोटेशन जो होता है कि वो यहाँ पर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। तो ये तीन तो सीधे सीधे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। फिर बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और टर्म लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनपीवी, आईआरआर, ये पे बैक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीवी, आईआरआर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन इक्विपमेंट लीजिंग और लीज ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, इस तरीके की चीजें यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। लीज से भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। यूनिट नंबर 27 आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, किस तरीके से डे टू डे जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसको मैनेज किया जाएगा, ये आप यहाँ पर जानेंगे। और यूनिट नंबर 28 आता है डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप, इनकी बात यहाँ पर डेरिवेटिव्स में हम आपके साथ में करेंगे। देन मॉड्यूल डी आपका आ जाता है कंप्लीट टैक्सेशन, इसके लिए आपको अपडेटेड रेट्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बात आती है कट ऑफ डेट। कई बार आप लोग हमसे पूछते हैं सर हमको किन रेट्स के साथ में अपडेट्स रहना है। तो बेसिकली अगर मैं नवंबर के पेपर की बात करूं, नवंबर, तो आप याद रखिएगा जून तक जो भी अपडेट हुआ है उससे आपको रूबरू रहना है। जून के बाद जो अपडेट्स है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जून तक आपको अपडेट रखना पड़ेगा। यानी कि इस बार नवंबर के एग्जाम में जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया था, टैक्सेशन में जो बदलाव किए गए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो उस पर डिस्कशन हम करते रहेंगे। जहां भी जो भी अपडेट होगा, अपडेटेड चीजें ही मैं आपको बताऊंगा और कराऊंगा। तो यूनिट नंबर 29 है टैक्सेशन, इनकम टैक्स है, टीडीएस है, डेफर्ड टैक्स है। यूनिट 30 यहां पर आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, थ्रेशोल्ड लिमिट पूछी गई थी। देन यूनिट नंबर 31 है एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है इसको। कॉस्टिंग मेथड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते आते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर लो, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर लो, ब्रेक इवन प्राइस की बात कर लो। और यूनिट नंबर 35 आपका लास्ट आता है फिर बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो कुल मिलाकर के मॉड्यूल ए से मॉड्यूल डी तक 4 ये मॉड्यूल हैं जिसमें 35 यूनिट्स कवर होती हैं। तो कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 35 यूनिट आपको कवर करनी है। और सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमारे पास एनफ टाइम है अभी। देखिए अभी आपके पास जुलाई है, जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर, क्योंकि नवंबर के एंड में पेपर है तो नवंबर भी आप लेकर के चलिए। तो लगभग 5 मंथ्स अराउंड है हमारे पास, एनफ है तैयारी करने के लिए। अब मैं 5 मंथ का क्या शेड्यूल है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप पासिंग क्राइटेरिया जान लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको हर एक सब्जेक्ट में। तो अपने सब्जेक्ट की भी अगर बात करूं, एएफएम 50 नंबर लेकर के आने हैं आपको, ये हर हाल में आपको लाने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, यानी कि 50%, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया यहां पर रहता है, वो क्या है क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया सिंपल सा ये है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके 45 मार्क्स भी स्कोर्ड होते हैं और एग्रीगेट आपका 50% आता है,
तो भी आपको पास माना जाएगा। बस इतना आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिलहाल आप 45 मार्क्स के बारे में मत सोचिएगा, ये रेयर केस है, आ जाए तो बात अलग की है। तैयारी हमेशा करिए 60 प्लस के लिए। तैयारी कैसे करनी है हमें? 60 प्लस के लिए, क्योंकि 60 प्लस आपको चाहिए। जब इसकी तैयारी करेंगे तब आप 50 के आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगेन हमें एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए, ध्यान रखिएगा। इतना हमें कवर करते हुए चलना है। अब बात आते हैं यहां पर वेटेज की, कि एफएम सिलेबस क्या आपके लिए एक्चुअली मैटर करता है। हाई वेटेड, ठीक है, और मस्ट मास्टर एरियाज, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आ गई अकाउंटिंग बेसिक्स। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को करने के लिए आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के गोल्डन रूल पता होने चाहिए, जिन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। तो जर्नल एंट्रीज करवाई जाती हैं आपसे। जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज हो गया, लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, कैश बुक, ये अकाउंटिंग बेसिक्स से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी को मिला करके। फिर बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, ये सब चीजें हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर लगभग एक जो पिछले 3-4 एग्जाम हुए हैं ना, उनके क्राइटेरिया को लेकर के मैं यहां पर बात आपसे कर रहा हूं। फिर बात आती है रेशियो एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिला करके 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। कॉस्टिंग, चाहे वो मार्जिनल हो चाहे वो ब्रेक इवन हो, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो आपको मिलेंगे। फिर कैपिटल बजटिंग की बात हो गई, एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक मेथड इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया मैंने आपको। 8 से 10 क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 5 to 7। तो ये ज्यादा वेटेज वाले एरियाज हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। लगभग 70% ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर करते हैं। ठीक है, यहां से आपको अगर इतने टॉपिक पर आप मास्टरी हासिल कर लेते हो तो 55 से 60 नंबर आपके आ जाएंगे, 55 से 60 नंबर। फिर बात आती है कुछ और जिनको जो थे मस्ट मास्टरी एरियाज, लेकिन यहां पर भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस लेस इंपॉर्टेंस है। जैसे डेप्रिसिएशन, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और सारे मेथड, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, एसएलएम बोलते हैं, चाहे डब्ल्यूडीबी हो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, दोनों पर इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे मई 2026 में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, फंड फ्लो, कैश फ्लो बता ही दिया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इस बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये लेस इंपॉर्टेंस टॉपिक है। अब स्मार्ट स्टडी प्लान आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, किस तरीके से तैयारी करें। देखो, तैयारी का जो क्राइटेरिया है कुछ इस तरीके से रखना है। क्या होता है, आप लोग लास्ट में जागते हो कि 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर देंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम अब बदल चुका है, क्राइटेरिया बदल चुका है। आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ अर्ली, जितना अर्ली हो सके तैयारी शुरू कर देनी है। और खासकर एएफएम, रीजन यहां पर न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट एक हफ्ते में आपके क्लियर नहीं होते हैं, न दिमाग में आते हैं, न उतना प्रैक्टिस कर पाओगे। तो पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। आईआईबीएफ डे बाय डे एग्जामिनेशन को टफ करता जा रहा है। वो सिस्टम अब चला गया आसान वाला कि 1-2 दिन पढ़ करके आपका जेआईबी सीआईबी क्लियर हो जाता था। अब जेआईबी उन्हीं का क्लियर होता है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, डिटेल्ड कंप्रेहेंसिव स्टडी करनी है। जितने यूनिट बताए ना, पूरे 35 यूनिट, 35 यूनिट्स में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल करनी है। कॉन्सेप्ट के बाद आपको पता है रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन किसके माध्यम से? रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए। हम भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस एक्सरसाइज में देते रहेंगे, जितना आप लगा सकते हैं लगाइए। टारगेट रखिए 1000 प्लस का,
कि 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमें यहाँ पर एएफएम के अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर इतना आपने अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होगा। और ये बात आप नवंबर के बाद खुद हमसे कहेंगे कि सर इस बार एक ही अटेम्प्ट में हमने क्लियर किया है। और अगेन एमसीक्यू पर कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, एमसीक्यू रिवाइज कर ला। अब हमें क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ मॉक जितना आप दे सकते हो उतना दीजिए, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चंस वाला मॉक वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहीं से। अभी पूरा डिटेल में वो भी बताऊंगा कि हमारे साथ आप जुड़े हैं तो किस तरीके से आप 1 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको रखना है 1 से 60 दिन, यानी कि आज से शुरू करिए अगले 60 दिन तक, यानी कि अगले 2 महीने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। एक बात और, जो भी जेआईबी सीआईबी दे रहा है वो बैंक में नौकरी कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, हालांकि जेआईबी से रिलेटेड एक एग्जाम होता है डीबीएफ, जो कि नॉन बैंकर्स भी दे सकते हैं, तो ये एक है। अदरवाइज यहां पर मान के चलिए 80 to 90% जो एग्जाम दे रहे हैं वो सभी बैंकर्स हैं। तो ये एक्सक्यूज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप भी बैंकर्स हैं और दूसरा भी बैंकर्स है। जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहा है वो बैंकर ही है, जैसे उसने टाइम निकाला वैसे आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम का एक्सक्यूज तो आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अभी मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत कर लेंगे तो अगले 60 ईयर्स तक, यानी कि जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक मलाई खाने को मिलेगी। आपको इंक्रीमेंट मिलता है जेआईबी के बाद, एक इंक्रीमेंट, और बिना जेआईबी के तो आप सीआईबी भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट सीआईबी थोड़ी ना होता है। तो सीआईबी में 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, कुल मिलाकर के 3 इंक्रीमेंट। इन तीनों इंक्रीमेंट को अगर मॉनेटरी वैल्यू में जोड़े आज की डेट में तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास एक नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है जो स्टार्टिंग में है। अभी इस साल ही एक लड़की ने क्लियर किया अपना एग्जाम, तो वो बता रही थी सर 5,000 के अराउंड हमारा जो सैलरी है वो बढ़ गया, कि सर जो सैलरी मुझे 4 साल बाद मिलनी थी वो मुझे आज मिल रही है। तो सोच लीजिए, उसके लिए मेहनत तो करना होगा ना। और ये सैलरी जो बढ़ी हुई मिली है वो मिलती रहेगी। कुछ लोग 10 साल नौकरी करने के बाद जीआईबी सीआईबी देते हैं, तो पिछला जो 10 साल आपका चला गया उसमें जो आपको इंक्रीमेंट वाला पैसा मिल सकता था वो नहीं मिला ना, तो वो चला गया ना आपके हाथ से, वो मॉनेटरी लॉस ही तो है आपका। तो मॉनेटरी लॉस मत करिए, अपना तैयारी करिए, मेहनत करिए, समय निकालिए, चाहे जैसे निकालिए, 2 से ढाई घंटे निकालिए, ठीक है, तैयारी करिए, अकाउंटिंग बेसिक्स पर फोकस करिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अकाउंटिंग नहीं पढ़े होंगे अपने एकेडमिक्स में, तो उनको थोड़ा सा, क्योंकि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम पे सीधे पोस्टिंग से काम होता है, लेजर पोस्टिंग आप सीधे वहां पे करते हो। जर्नल एंट्रीज तो अब होती नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर पे पूरा का पूरा काम होता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर नहीं थे ना, तब ध्यान रखिएगा बैंकों में सिलेक्शन भी उसी का होता था जिसने बीकॉम कर रखा हो। बीकॉम वाले ही एलिजिबल होते थे बैंक की जॉब्स के लिए। आज के जैसे नहीं कि चाहे बीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, हर कोई बैंक में जॉब कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो तो सारा काम सॉफ्टवेयर पे है। कुछ एंट्रीज आपको वाउचर पोस्टिंग करनी है, उसके बाद सारा काम सॉफ्टवेयर का है। डेली ट्रायल बैलेंस बना के दे देता है। खुद ट्रायल बैलेंस बनाना होता तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट अब पढ़ाई के लिए जेआईबी क्लियर करने के लिए आपको जानने पड़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग बेसिक्स आपको जानने हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे काम करती हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं, सब पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, रेशियोज में न्यूमेरिकल्स आपके इस एग्जाम में जितने भी हैं ज्यादातर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा। कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देन कॉस्टिंग बेसिक्स पता होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग मेथड्स, एनपीबी आईआर कैसे निकाला जाता है। तो न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है और थ्योरी पर भी फोकस करना है। हालांकि ये क्राइटेरिया अभी 50-50 नहीं हुआ है। इस बार के लास्ट एग्जाम से अगर बात करें तो 80-20 क्राइटेरिया रहा है। 80% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 20% न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए 2 महीने आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में आपको अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी है। 61 to 90 अगले 1 महीने तक आपको क्या करना है, जब ये 2 महीने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए
2 महीने लगे हैं, थोड़ा सा और टाइम लगे, अभी को बताया ना टोटल टाइम 5 मंथ्स का है, तो आप 3 मंथ्स भी दे सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज, और एमसीक्यूज ओवरऑल बाद में करने हैं, पहले हर एक टॉपिक हर एक यूनिट के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। देन प्रीवियस 5 to 7 years के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आईआईबीएफ में एक अच्छा कह लीजिए या गलत कह लीजिए, यहाँ पर कोई पेपर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर पे पेपर होता है, आप जानते हो। क्वेश्चंस मेमोरी में होते हैं, जो लोग अटेम्प्ट करके आते हैं वही आकर के बाद में बताते हैं, हमें भी उन्हीं से पता चलता है सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको एग्जाम रिव्यूज मिल जाएंगे। आप पिछले 4 से 5 साल के एग्जाम रिव्यूज को बाकायदा उन वीडियोस को देखिए, बाकायदा उनको पढ़िए, ठीक है। ब्लॉग्स अगर कहीं है तो उन ब्लॉग्स को पढ़िए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं भी बताऊंगा पूरा डिटेल में आपको, लेकिन फिर भी खुद का भी आप एनालिसिस करिए। और अगेन कैलकुलेटर हैंडलिंग प्रैक्टिस ये मस्ट है। आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर, जिसे बेसिक कैलकुलेटर कहते हैं, वो आपको एग्जाम में ले जाना होगा, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पड़ा होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि यही रखा होता है मेरे पास, यस दिस वन। ये वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ये वाला कैलकुलेटर मस्ट है, नहीं हो तो खरीद लीजिए, ठीक है। कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा, इसी कैलकुलेटर से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और कैलकुलेटर पर मास्टरी हासिल करनी है। पावर्स कैलकुलेटर से कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो अगेन अगर कैलकुलेटर पर मास्टरी नहीं है तो कई क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो मिनिमम कम से कम टारगेट रखिएगा कि 50 एमसीक्यू पर डे हम कवर करें। फेज 3 में आती है बात रिवीजन की। रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब आप एमसीक्यू लगाओगे, बहुत सी चीजें बीच में फंसेंगी, आप ट्रैप होगे, तो क्या है, हमें उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करना है और फिर आपको देना है मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ यानी कि जिसमें टोटल जैसे एग्जाम आएगा ना आपका 100 क्वेश्चन का, वैसे वाले फुल लेंथ। फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्मूला की लिस्ट आपके टेबल पे होनी चाहिए या जहां आप पढ़ाई करते हो उस वॉल पे होनी चाहिए। बार बार जब आएगी आपके सामने तो आपको वो फॉर्मूला दिमाग में आपके रट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। वीक एरियाज जो भी हैं ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीक एरिया कौन सा है, ज्यादा से ज्यादा उस पर न्यूमेरिकल लगाओ, रीडू बार बार करो, रीडूइंग रीडूइंग रीडूइंग, जब बार बार आप करोगे ना तो लर्न हो जाएगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, आप एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग के साथ में इस समय जुड़े हो, जाओ अगेन आपके साथ 30 years से है, 10 लाख+ स्टूडेंट्स हमसे वीडियोस और पीडीएफ के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जीआईबी सीआईबी और प्रमोशनल एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप nstoorschoolofbanking.com पर विजिट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एनएस टूर, ठीक है। वीडियोस लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, देन एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, केस स्टडीज भी मिल जाएंगी और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा था ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी जीआईबी का इंटरेक्टिव बैच जो है वो लॉन्च किया जा चुका है और अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है वहां पर, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, कैप्सूल क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस भी हैं, मैराथन रिवीजन है, एमसीक्यूज है, मतलब आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस है 19,999, लेकिन नॉर्मल प्राइस रहता है 4,999, बट इस समय अर्ली बर्ड ऑफर जो मैंने आपको बताया 1,000 रुपीज का मिल रहा है, जो इस समय प्राइस रखा गया है वो है 3,999 रुपीज। आप सिर्फ 3,999 रुपीज में इस जीआईबी इंटरेक्टिव लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसके बाद फिर मुझे नहीं लगता किसी और बैच की आपको कोई जरूरत पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9917447799 पर। टॉपिक पे वापस आते हैं, तो एएफएम का गोल्डन रूल क्या है, उस गोल्डन रूल को समझ लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू स्टडी ईच टॉपिक, लर्न, आपको फॉर्मूला लर्न करना है, 5 से 10 टिपिकल कठिन वाले सम्स आपको लगा लेने हैं और अगेन एमसीक्यूज को इमीडिएटली अटेम्प्ट करना है।
मतलब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज मिलती है, आप करिए, और जब आप करेंगे तो आप फंसेंगे, ट्रैप होंगे। जहां पर भी फंसते हैं उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। और अगेन, ये कोई 100% थ्योरेटिकल पेपर नहीं है जिसको जस्ट रीड लाइक थ्योरी। आपको सॉल्व करना है एज अ मैथ पेपर। जैसे मैथ पेपर के तरीके से सॉल्व करते हो ना, वैसे ही, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैथ पेपर। और न्यूमेरिकल का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। हम तो ये आपको पिछले कंपैरिजन से बता रहे हैं कि पिछले कंपैरिजन में 20% न्यूमेरिकल आए थे, हो सकता है इस बार 30% आ जाए, हो सकता है 40% आ जाए। तो बी प्रिपेयर्ड, जिससे किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप फंसिए मत, आप सिंगल अटेम्प्ट में उसको क्लियर करिए। कैलकुलेटर मास्टरी जो मैं आपको कह रहा था भाई, ये गेम चेंजर हो सकता है। एक तो आप स्पीड में जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और दूसरा, कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। और कैलकुलेटर में भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपको पावर निकालने की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है 9 की पावर 23, अब ये कैसे निकालोगे? तो कैलकुलेटर से निकाला जाता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मास्टरी हासिल करोगे इस कैलकुलेटर पर। चाहे जितनी लंबी चौड़ी पावर आ जाए, आप उस पावर को कैसे हैंडल करोगे। जब इंटरेस्ट एन्युटीज आप लगाओगे ना, तब इस तरीके की चीजें बहुत मिलेंगी। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेशन फास्ट कर सकते हो, आईआरआर एनपीवी शॉर्टकट्स में आप कर सकते हो। तो कैलकुलेटर के बिना आप 15 से 20 मार्क्स अपने गंवा सकते हो स्लो कैलकुलेशन। तो अगेन, आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारी ट्रिक्स भी कैलकुलेटर्स की होती हैं, वो सब कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर को इक्वली आप स्टडी करते हो। जब आपको बता दिया गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करो। जो लेस इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। क्या आप एक बात बताइए, 100 के 100 क्वेश्चन सही कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो हमें कुछ तो क्वेश्चंस अपने एग्जाम में, हालांकि छोड़ने नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको नहीं आते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, जैसा चैप्टर वैसी इंपॉर्टेंस। देख, इग्नोरिंग अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग के बेसिक्स को अगर आप इग्नोर करते हो, फिर आप कैसे आगे क्वेश्चंस को लगा पाओगे? अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी ही नहीं पता है, पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या होते हैं, रियल नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये आपको रूल नहीं पता है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो आप जर्नल एंट्री कैसे कर पाओगे? तो अकाउंटिंग बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। देन मेमोराइजिंग विदाउट प्रैक्टिसेस, मतलब वो 3 इडियट्स के चतुर वो नहीं बनना है कि मैं रट लेगा। तो रटने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है, समझने से काम चलेगा। तो विदाउट प्रैक्टिस, मेमोराइजिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेमोराइजिंग अगर आप करते हो तो सेम क्वेश्चन आएगा तब तो कर लोगे, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी पैटर्न बदल दिया तो फिर परेशान हो जाओगे। देन अवॉइडिंग मॉक्स ड्यू टू फियर, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होते हैं जो फुल लेंथ मॉक देते ही नहीं है। बैंक का जो मेन एग्जाम होता है ना जेआईबी का, उसी में जाकर के पूरी मास्टरी करते हैं, वो गलत। वो आपका फाइनल एग्जाम है, वो आपके मार्क्स को फिक्स कर रहा है, उसके साथ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है। आपको जो दिमाग लगाना है फुल लेंथ मॉक में लगा दीजिए। फुल लेंथ मॉक जब आप देंगे टाइम के साथ में, टाइमर लगा के दीजिएगा 2 घंटे का, जब तैयारी हो जाए आपकी, तो आपको उससे बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा कि एग्जाम टाइम पर जो प्रेशर है वो हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देन एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को करना है, उन क्वेश्चंस को करना है जो श्योर शॉर्ट आपको आते हों। सबसे पहले देख डालिए 100 क्वेश्चंस में कौन कौन से हमको आते हैं श्योर शॉर्ट वाले, वो कर डालिए। देन लेंदी थ्योरी, जो बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस आते हैं जो आधे आधे पेज, मतलब पूरा का पूरा आपका जो सामने जो वेब पेज दिख रहा होगा ना, वो पूरा भरा होगा। ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में कहा ना, श्योर शॉर्ट देखिए, लेंदी वालों को अवॉइड कर दीजिएगा, लेंदी वालों को लास्ट के लिए रखिए। करने सारे क्वेश्चंस हैं, यहां छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट के 10 मिनट में गेस लगानी है,
और गेस कैसे लगाया जाता है। गेस लगाने के लिए भी वो कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एमसीक्यू पढ़ा है, तो अगेन आप एक बात याद रखिएगा, 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं ना, कई बार हमको ये तो नहीं पता होता है कि इनमें से सही कौन सा है, बट हमको पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अल्टीमेट यही है। तो आपको क्या करना है, इलिमिनेट वाला जो मेथड है उस पर फोकस करना है। उस फोकस से आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। और करने तो सारे हैं, ये फिर कह रहा हूं आपसे, 100 के 100 क्वेश्चंस करने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन आप छोड़ते हो तो समझ लीजिएगा आपका, अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 100 में मेरी चेकिंग किस में होगी, 99 में। 10 छोड़ दिए तो चेकिंग किस में होगी, 90 में। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब मई 2026 के एग्जाम का आपको रिव्यू दे देता हूं, जिससे आप नवंबर 2026 के एग्जामिनेशन को कुछ और समझ सके। इस बार के एग्जाम में 80% थ्योरी पूछी गई है, 20% न्यूमेरिकल, लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल। क्योंकि एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल पाता है, मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट पेपर नहीं आता है। तो एग्जैक्ट पेपर हम लोग पास नहीं आता है, आप ही लोग देकर के आते हो, रिव्यू के आधार पर, नंबर ऑफ पर्सन से रिव्यू के आधार पर हम ये कंफर्मेशन देते हैं। तो 80% थ्योरी थी इस बार, 20% न्यूमेरिकल आए थे। लेकिन नवंबर में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा ये हम नहीं कह सकते, बट ये मान के चलते हैं, हाँ इतना रहा है, कुछ 19-20 हो सकता है नवंबर में 25% न्यूमेरिकल आ जाए, 75% थ्योरी आ जाए। ठीक है। और जेआईबी एएफएम सिलेबस आपका नहीं बदला है, कुछ एक क्रेड्स वगैरह अपडेट होती हैं। 2023 से आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदला था, तब से लेकर के अभी तक सिलेबस नहीं बदला है। तो जब सेम सिलेबस है तो यहां पर याद रखिएगा क्वेश्चंस टॉपिक से रिपीट होते रहते हैं। इवन जो सेशंस होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होता है, आफ्टरनून में होता है, इवनिंग में होता है। मॉर्निंग सेशन का रिव्यू जो देख करके गया है, आफ्टरनून में कई रिपीट हो जाते हैं। तो यहां पर रिपीटेशन है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है, पिछले 3-4 एग्जाम को सर्च करना जरूरी हो जाता है कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे उन टॉपिक्स पर हम मास्टरी हासिल कर ले और एग्जाम को अपने क्लियर कर सकें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम एएस या इंड एएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, एसएलएम हो, स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी। जो मैं बता रहा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी आता ही आता है हर हाल में, इन्हीं को गोल्डन रूल कहा जाता है। रेशियो एनालिसिस क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इस बार पूछा गया था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछा गया था। ये 1-2 शिफ्ट की बात हो रही है, बाकी किसी में कुछ, किसी में कुछ। और अगेन आपको यूनिट नंबर 11 बताया था ना, ऑडिट। ऑडिट में फॉरेंसिक ऑडिट पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन कंपनी अकाउंट्स बताया था ना, कंपनी अकाउंट्स मॉड्यूल बी में टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो वो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लो, इक्विटी शेयर्स बात कर लो। प्रेफरेंस में भी कुछ कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर क्वेश्चन पूछा गया था। बोनस शेयर्स पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट्स कहते हैं, तो इनकी क्या प्रोविजनिंग होती है, ये हमसे एग्जाम में पूछी गई थी इस बार। देन कॉस्टिंग के क्या टाइप्स होते हैं, कॉस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब पूछा गया था। ट्रेड बिल क्या होता है, एकोमोडेशन बिल क्या होता है, फॉरेक्स पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे, फॉरवर्ड रेट का न्यूमेरिकल आया था, निकाला जाता है, सब आपको बताऊंगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम पूछा गया था। बॉन्ड वैल्यूएशन हमसे पूछी गई थी। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें बात आती है कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, या इनमें से आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एसेट साइड पे पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में पड़ेगा, दोनों साइड में पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन शेयर कैपिटल की कैटेगरीज क्या होती हैं, वो आपसे पूछा जाता है। अथराइज कैपिटल होती है, आप जानते हो, इश्यूड कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। देन सीएसआर पर क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आप जानते हो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करती हैं, सीएसआर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें कैश बुक और बैंक की पासबुक को मिलाना होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। वाइट या मिल टू मैच्योरिटी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जीएसटी पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जीएसटी की, ठीक है। देन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स जब छीन लिए जाते हैं, जब कोई शेयर्स का पूरा पैसा नहीं भर पाता है तो फॉरफीचर हो जाता है शेयर्स का।
देन करंट यील्ड पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होता है, देन राइट्स इशू। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके मई 2026 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इनको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और समय समय पर मैं आपको और भी चीजें अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, सक्सेस फॉर्मूला जान लीजिए भाई। सबसे पहले जो मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आपको अपने स्मार्ट नोट्स जरूर बनाने होंगे। हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो तो आपको रखना ही है, उस पर काम करना ही है, लेकिन आपको भी अपने स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। ये स्मार्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत काम आते हैं। इनसे आप रिवीजन जल्दी कर पाएंगे। दूसरे के नोट्स से या ओवरऑल जो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी है उससे आप रिवीजन लेट कर पाएंगे। आपने अगर कोई समराइज करके लिखा हुआ है ना तो आप फट से उसको समझ जाते हैं। जैसे कुछ कोड आपने अपने मोबाइल में लिख रखे हैं ना, लोगों के नंबर आपने सेव कर रखे हैं कोड से, आप एक कोड से समझ जाते हो ये नंबर किसका है। ठीक है, आप RBT कुछ भी लिख दिया आपने तो आप समझ जाते हैं ना उसको, खट से याद आ जाता है आपको रिकॉल। और वही अगर मैं आपका मोबाइल देखूं मुझे समझ में नहीं आएगा ये किसका नंबर है। तो स्मार्ट नोट्स इसलिए बहुत जरूरी होते हैं। देन 1000+ क्वालिटी एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने का मौका आपको मिलेगा। जो आपका 5th मंथ है और रिवीजन के लिए रखिए पूरा 3 महीने कॉन्सेप्ट को दीजिए, 1 महीने में आपको रिवीजन करिए एमसीक्यू के माध्यम से, मॉक टेस्ट लगाइए, और अगला जो 1 महीने है यानी कि पूरा नवंबर, नवंबर की स्टार्टिंग में ही 1 नवंबर को पहला पेपर है INIFS का, उसके पहले 1 हफ्ते पहले से आप INIFS को रिवीजन करना शुरू कर देंगे, और 1 नवंबर से तो पूरा बचे हुए 3 पेपर का रिवीजन अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपको पहली बार में ही सक्सेस मिल जाएगी। तो AFM के बारे में इतना याद रखिएगा, AFM टफ नहीं है, रिपीटेटिव है। AFM को बहुत सारे लोग बहुत टफ पेपर समझते हैं, टफ तो है बट उतना नहीं जितना रिपीटेटिव है। जब पता है इंटेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, क्यों ना मास्टरी उस पर हासिल कर ली जाए। तो बस उसी मास्टरी को आप हमारे साथ मिल करके हासिल कर सकते हैं। तो फिर से आपको मैं बता देता हूँ, निस्तूर स्कूल ऑफ बैंकिंग के साथ में आप जुड़े हुए हैं। 30 ईयर्स से आपको आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में ये प्लेटफॉर्म हेल्प कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे वीडियोस और PDF के माध्यम से GIB, CIB और प्रमोशनल एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप nstorschoolofbanking.com पे विजिट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा NS Tour, जहां पर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो लेक्चर्स, MCQs, केस स्टडीज, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। और क्या चाहिए आपको बताइए, इन्हीं सबसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और फिर बता देता हूँ, अभी का इंटरेक्टिव बैच लाइव कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हो, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, MCQs मिलेगा, कैप्सूल क्लासेस भी हैं, रिवीजन क्लासेस भी हैं, मैराथन रिवीजन और MCQs भी हैं। यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है 19,999, लेकिन राइट नाउ प्राइस चल रहा था 4,999, लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है जहां पर 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, वो है 3,999 में आपको ये ऑफर मिल रहा है। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड आपको मिलेगा। ज्यादा समय ना है आपके पास, ना इधर उधर ढूंढने में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म, ये आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। तो व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर 9917447799, और जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सारी बातें आपको बता चुका हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप ns.tour@gmail.com पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी कल से 6:15 बजे से 6:15 AM। हम यहाँ पर आपके साथ में डिटेल्ड में यूनिट वाइज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।